वो हमारा सही क्या है इसके बारे में बताता है, और मूल्य है वो हमारा बताता है कि महत्वपूर्ण क्या है उसके बारे में बताता है। तो नीति शास्त्र जो है वो है सिद्धांतों का समूह है जो समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है, जबकि मूल्य जो होता है मूल्य और कुछ नहीं है बल्कि व्यक्तियों की पसंद होते हैं मूल्य। नीति शास्त्र जो है उसकी प्रकृति है वो विस्तृत होती है, जबकि मूल्य है उसकी प्रकृति है वो सूक्ष्म होती है। नीति शास्त्र जो है मूल रूप से, या फिर हम कह सकते हैं मूल रूप से सामाजिक स्तर का होता है नीति शास्त्र, जबकि जो मूल्य है वो मूल रूप से व्यक्तिगत स्तर का होता है। नीति शास्त्र जो है यह व्यक्तियों के द्वारा चुने हुए अच्छे विकल्प हो सकते हैं नीति शास्त्र में, जबकि मूल्य है या तो यह सही हो सकता है या फिर ये गलत हो सकता है। अभी हम बात करते हैं अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड में क्या बताया गया है? अभिक्षमता तो किसी भी चीज या वस्तु के बारे में लोगों के विचार, लोगों का विश्वास या मूल्यांकन को ही हम एप्टीट्यूड कहते हैं। एक व्यक्ति, स्थान, चीज या विचारधारा या एक घटना के बारे में किसी का दृष्टिकोण ही उसकी अभिक्षमता कहलाती है। अभिक्षमता सकारात्मक या फिर नकारात्मक हो सकती है। जैसे जो यूनिवर्सल वैल्यू है, यूनिवर्सल वैल्यू के बाद में सोसाइटल वैल्यू आती हैं और उसके बाद में इंडिविजुअल वैल्यू आती हैं। तो जैसे अगर हम बात करें, एक लंबे बाल वाला जो पुरुष है, लंबे बालों वाले पुरुष से नफरत करता है कोई व्यक्ति, तो हम इसमें उदाहरण में हम देख सकते हैं कि व्यक्ति है लंबे बाल उगाने वाले पुरुष के प्रति नकारात्मक रवैया रखता है। तो अभिक्षमता और मूल्य हैं दोनों ही व्यक्ति के विश्वास हैं। हालांकि अभिक्षमता जो है एप्टीट्यूड है, किसी चीज के प्रति किसी व्यक्ति का विश्वास है। उदाहरण के लिए जैसे उसे सांपों से नफरत है, या उसे बड़ी कारें पसंद है, या उसे बड़ी कार पसंद नहीं है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एप्टीट्यूड है वो कुछ पसंद या नापसंद के बारे में होता है। मूल्य भी एक विश्वास है, क्या महत्वपूर्ण है इस बारे में होता है, लेकिन यह किसी भी चीज की ओर नहीं होता है। मूल्य अपने आप में मौजूद हो सकता है, और फिर मूल्य के साथ दृष्टिकोण कैसे जुड़ता है, जैसे कि अभिक्षमता है। अभिक्षमता एक मूल्य के बारे में किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है अभिक्षमता। तो अभिक्षमता और मूल्य में हम अगर अंतर देखें, अभिक्षमता मतलब एप्टीट्यूड, और मूल्य में अगर अंतर हम देखें तो अभिक्षमता बताती है आपको क्या पसंद है या फिर क्या पसंद नहीं है, जबकि मूल्य है वो आपको बताता है कि क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभिक्षमता है ये विश्वासों से निकलता है, जबकि मूल्य है यह विश्वासों से ही निकलता है। यानी अभिक्षमता और मूल्य दोनों ही विश्वासों से यहाँ पर निकलते हैं। अभिक्षमता है क्या है, जैसे कि उन्हें ईमानदार लोग पसंद हैं, ये अभिक्षमता है। जबकि मूल्य है, वैसे मूल्य क्या होते हैं, वो ईमानदारी की कदर करते हैं, ये मूल्य है। अब बात करते हैं नैतिकता की। जो नैतिकता है हमारी, नीति शास्त्र नैतिकता और मूल्य आपस में अक्सर बदलते रहते हैं। नैतिकता अच्छाई की अवधारणा पर आधारित नीति शास्त्र का ही अंग है। जहाँ यहाँ पर हम बात करें नीति शास्त्र के बुरे हिस्से को हम बाहर रख सकते हैं। व्यक्तियों के लिए नैतिकता सही और गलत के मानक हैं। यह जो नैतिकता है वो लैटिन शब्द था मैरालिटस, उससे उत्पन्न हुआ है। और उस मैरालिटस का मतलब क्या है? मैरालिटस का मतलब था चरित्र। तो ये जो नैतिकता जो शब्द आया है हमारा नैतिकता, ये किससे आया है? मैरालिटस से उत्पन्न हुआ है। मैरालिटस। और उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, ईमानदार होना, पारदर्शिता होना, परीक्षाओं में सभी के लिए उचित विकल्प का चुनाव करना, ये सभी नैतिकता के उदाहरण आ जाते हैं। अब नैतिकता है 3 भागों में बढ़ जाती है। तो नैतिकता की अगर हम बात करें यहाँ पर, नैतिकता 3 भागों में बढ़ जाती है। एक तो व्यक्तिगत नैतिकता हो जाती है, प्राइवेट नैतिकता हम कह सकते हैं, व्यक्तिगत नैतिकता। एक होती है सार्वजनिक नैतिकता, पब्लिक नैतिकता हम बोल सकते हैं उसको। एक होती है पॉलिटिकल नैतिकता, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक नैतिकता। तो व्यक्तिगत नैतिकता में क्या बताया गया है, सार्वजनिक नैतिकता है उसके अंदर क्या बताया गया है, और पॉलिटिकल नैतिकता है उसके अंदर क्या बताया गया है। व्यक्तिगत नैतिकता में बताया गया है, इसे हम अंतर व्यक्तिक नैतिकता भी कह सकते हैं। इसके माध्यम से बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों या फिर संबंधियों के व्यवहार का
अध्ययन किया जाता है। और व्यक्तिगत नैतिकता है, इस नैतिकता को परिवार के सदस्यों की भावनाओं से दिशा निर्देश प्राप्त होता है। व्यक्तिगत नैतिकता के अंतर्गत व्यक्ति पर आश्रित जैसे वृद्ध व्यक्ति एवं जानवरों के साथ बेहतर व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और व्यक्तिगत नैतिकता के अंदर हम कह सकते हैं पूरी तरीके से तटस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि व्यक्तिगत संबंधों के प्रति उसकी बाध्यता बनी रहती है। तो इनमें हम क्या है कंपैरिजन के आधार पर देखते हैं कि जो व्यक्तिगत नैतिकता है वो अंतर व्यक्तिक नैतिकता है, जबकि सार्वजनिक नैतिकता है वह अंतर समूह नैतिकता होती है, जबकि राजनीतिक नैतिकता है वो शासकों के बीच की नैतिकता है। व्यक्तिगत नैतिकता में हम बात करते हैं बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों, संबंधियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि सार्वजनिक नैतिकता है इसके माध्यम से विभिन्न धार्मिक दार्शनिक समूह के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। राजनीतिक नैतिकता है, राजनीतिक नैतिकता के माध्यम से शासन और प्रशासन के अंतर्गत शासन की नैतिकता का अध्ययन किया जाता है, जिससे सभी का भलाई सुनिश्चित हो सके। व्यक्तिगत नैतिकता है, इस नैतिकता को परिवार के सदस्यों की भावनाओं से दिशा निर्देश प्राप्त होता है। सार्वजनिक जो नैतिकता है, इस प्रकार की नैतिकता के माध्यम से व्यक्तिगत हित और लक्ष्यों से परे होकर के सार्वजनिक भलाई को प्रेरित किया जाता है। राजनीतिक नैतिकता है, राजनीतिक नैतिकता के अंतर्गत क्या होता है, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सांस्कृतिक विरासत इत्यादि के संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। जो व्यक्तिगत नैतिकता है, व्यक्तिगत नैतिकता के अंतर्गत व्यक्ति पर आश्रित जैसे वृद्ध व्यक्ति हो गया, वृद्ध व्यक्ति एवं जानवरों के साथ बेहतर व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जबकि जो सार्वजनिक नैतिकता है, सार्वजनिक नैतिकता के अंतर्गत क्या है, हेट स्पीच और व्यक्तिगत महिमा मंडन को स्वीकार नहीं किया जाता है। और राजनीतिक नैतिकता के अंतर्गत हम क्या करते हैं, पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को केंद्र में रखा जाता है। अब इसमें हम देखें जो व्यक्तिगत नैतिकता है, इसके अंतर्गत हम पूरी तरीके से तटस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि व्यक्तिगत संबंधों के प्रति कुछ बाध्यताएं यहाँ पर बनी रहती है। जबकि जो हमारा सार्वजनिक नैतिकता है, सार्वजनिक नैतिकता में कुछ हद तक पक्षपात देखने को मिलता है। जबकि हमारा राजनीतिक नैतिकता है, राजनीतिक नैतिकता में सभी संबंधियों एवं व्यक्तिगत हितों के लिए भेदभाव एवं पक्षपात को स्वीकार किया जाता है। व्यक्तिगत नैतिकता जो होती है, इसमें व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता से राजनीतिक जीवन में नैतिकता सुनिश्चित होती है। जबकि हमारा सार्वजनिक नैतिकता होती है, सार्वजनिक नैतिकता से नैतिक नेताओं को चुनने में सहायता मिलती है। और जो राजनीतिक नैतिकता है, राजनीतिक नैतिकता हम देखते हैं सत्ता ग्रहण के पश्चात व्यक्तिगत नैतिकता की तुलना में राजनीतिक नैतिकता को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। संवैधानिक नैतिकता की अगर हम बात करते हैं, संवैधानिक नैतिकता क्या है? संवैधानिक नैतिकता से तात्पर्य है संविधान के प्रावधानों में निहित नैतिक विचारों से है संवैधानिक नैतिकता। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व इत्यादि को संवैधानिक नैतिकता के रूप में देखा जा सकता है। अंबेडकर के अनुसार नैतिकता के लिए संविधान आवश्यक विधिक ढांचा प्रदान करता है, लेकिन यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। संवैधानिक नैतिकता के अंतर्गत संवैधानिक कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से नैतिकता का विकास होता रहता है। और जो संवैधानिक नैतिकता है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती है। यह पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देती है। संवैधानिक नैतिकता सामाजिक एवं राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना संवैधानिक नैतिकता का काम है। रचनात्मक आलोचना के लिए खुली संस्कृति को बढ़ावा देना संवैधानिक नैतिकता का काम है। सामूहिक जीवन में सहिष्णुता और बंधुत्व को बढ़ावा देना संवैधानिक नैतिकता का काम है। निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करना संवैधानिक नैतिकता का काम है। संवैधानिक नैतिकता वैधानिक क्रियाकलापों हेतु आधार प्रदान करती है। अब बात करते हैं अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस जो होती है, यानी अंतरात्मा की जो आवाज़ है कुछ तरीके से होती है। अंतरात्मा की आवाज़, जैसे हम जनरली अंतरात्मा की आवाज़ जो है उसको सुनते नहीं हैं। यह एक अचेतन अवस्था का भाग है और इसके अंतर्गत मूल्य प्रणाली से परे होकर के निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है और साधन से ज़्यादा साध्य को महत्व यहाँ पर दिया जाता है। अंतरात्मा की आवाज़ से नैतिक मूल्यों एवं सिद्धांतों के प्रकाश में व्यवहारिक निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है।
अंतरात्मा की आवाज के द्वारा व्यक्तिगत नैतिकता के आलोक में सही और गलत निर्णय में अंतर किया जाता है, और यह आंतरिक मन में उत्पन्न आत्मा या भगवान की आवाज होती है। लेकिन हम इस आवाज पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, जिससे गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। जब व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज से परे होकर के निर्णय लेने लगता है, तो उसे दंड का सामना करना पड़ता है। जैसे एक अपराधी के मन में अपराध करने से पहले सही एवं गलत का बोध हो जाता है, लेकिन वह अंतरात्मा की आवाज न मान करके दंड का भागी हो जाता है। उदाहरण के लिए हम बात करें, जब हम परिवार एवं संगठन के हित से जुड़े निर्णय लेते हैं, तब अंतरात्मा की आवाज सही निर्णय हेतु हमें निर्देश प्रदान करती है। रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य के रूप में विवेकानंद को नियुक्त करते हुए उन्होंने घर से चावल चोरी करने के लिए कहा था। तो जिसे उनको कहा गया था कि आपको घर से चावल चोरी करते हुए कोई नहीं देख रहा है, लेकिन विवेकानंद ने उत्तर दिया कि उसकी अंतरात्मा हमेशा खुद को देखती है। प्रसिद्ध व्यवसायी महिला और उसके पति इंद्राणी मुखर्जी ने अपने स्वयं के पुत्र को मार डाला, और इस दुनिया में केवल सांप ही अपने बच्चे को मारता है, जिसकी अंतरात्मा पूरी तरीके से अंधी होती है। अब बात करते हैं दृढ़ विश्वास का साहस किस तरीके से होता है और उसका क्या यूज है। दृढ़ विश्वास का साहस, दृढ़ विश्वास का साहस। तो दृढ़ विश्वास का साहस क्या होता है? इसका अभिप्राय अपनी आस्था पर विश्वास करने और उसे स्वीकार करने के साहस से है। यदि आपको अपने साहस पर दृढ़ विश्वास है, तो आप सही और गलत निर्णय को और भी आत्मविश्वास के साथ लेने में सक्षम हो जाएंगे। जैसे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों एवं काले लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के प्रति लड़ाई की। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह का विरोध किया एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। फिर हम देखते हैं अंतरात्मा का संकट। अंतरात्मा का संकट क्या है? अंतरात्मा का संकट। अंतरात्मा का संकट कब पैदा होता है? यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें सही एवं गलत का निर्धारण कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। यह एक प्रकार का नैतिक द्वंद्व होता है अंतरात्मा का संकट। जैसे कि एरिस्टोटल गोल्डन मीन प्रिंसिपल क्या कहता है? एरिस्टोटल गोल्डन मीन प्रिंसिपल कहता है, मोरल बिहेवियर इज द मीन बिटवीन टू एक्सट्रीम, एट वन एंड इज एक्सेस, एट द अदर इज डेफिशिएंसी, फाइंड ए ऑप्टिमम पोजीशन बिटवीन दोज टू एक्सट्रीम एंड यू विल बी एक्टिंग मोरली। तो जैसे जो अंतरात्मा का संकट पैदा होता है वो किस तरीके से होता है? असहयोग आंदोलन को वापस लेते समय गांधी जी ने इस स्थिति का सामना किया। यदि वह आंदोलन को वापस नहीं लेते और भी अधिक हिंसात्मक गतिविधियां देखने को यहाँ पर मिलती, और आंदोलन को वापस लेने से क्रांतिकारियों के आक्रोश का सामना करने पड़ा, और क्रांतिकारियों के आक्रोश का सामना करने का भी डर था। तो दोनों तरह से नैतिक द्वंद्व यहाँ पर फंसा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी आस्था पर दृढ़ विश्वास करते हुए आंदोलन को वापस ले लिया। एक होता है एथिक्स बनाम नैतिकता। एथिक्स क्या होता है और नैतिकता क्या होती है? दोनों सुनने में सेम लगते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। एक तरफ है हमारे पास में एथिक्स और एक तरफ है हमारे पास में नैतिकता। एथिक्स में क्या बताया गया, नैतिकता में क्या बताया गया है? एथिक्स जो है यह सामाजिक स्तर पर निर्धारित नैतिक मानदंड होते हैं, और नैतिकता क्या होती है? यह व्यक्तिगत स्तर पर निर्धारित नैतिक सिद्धांतों से संबंधित होता है। एथिक्स जो है इसके माध्यम से सामाजिक प्रतिक्रिया के दौरान यह निर्देश प्राप्त होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जबकि नैतिकता में क्या है? इसके अंतर्गत व्यक्तिगत जीवन में स्वयं नियंत्रण को बढ़ावा मिलता है। एथिक्स के अंदर क्या बताया गया है? एथिक्स का तात्पर्य यह है किसी समुदाय के द्वारा स्थापित सही या गलत क्रियाकलाप के लिए मानदंड है। जबकि नैतिकता में क्या बताया गया है?
नैतिकता का तात्पर्य है व्यक्तिगत स्तर पर सही या गलत के निर्धारण से संबंधित मानदंड है। एथिक्स में बताया गया है, इस शब्द का एथिक्स का उपयोग कहाँ करते हैं? एथिक्स का उपयोग व्यवसाय, चिकित्सा और कानून जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। जबकि नैतिकता जो है, मोरलिटी, नैतिक मानदंड है आध्यात्मिक और व्यक्तिगत रूप से निर्धारित होते हैं। एथिक्स में बताया गया है कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच समान मानदंड होते हैं, जबकि नैतिकता में बताया गया है व्यक्तिगत एवं सांस्कृतिक स्तर पर अलग अलग मानदंड होते हैं। उदाहरण के लिए व्यभिचार नैतिक रूप से गलत है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर आप व्यभिचार का समर्थन भी दे सकते हैं और इसे गलत भी ठहरा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कोई भी उदाहरण हम लेते हैं कि जैसे कोई उदाहरण है, एथिकल और मोरल दोनों है। कोई भी उदाहरण कौन सा ऐसा है जो एथिकल भी है और मोरल भी है? जैसे इसका हम मूल्य हम देखें, एथिकल एंड मोरल दोनों चीज़ होनी चाहिए। वो है निस्वार्थता या फिर सत्यनिष्ठा। एथिकल भी है और मोरल भी है। एथिक्स और नैतिकता के आधार पर होने वाले कार्यों से समाज के निम्न वर्ग के लोगों को सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा होता है, कोई काम है एथिकल तो है लेकिन वो नैतिक नहीं है, नॉट मोरल। तो ऐसा कौन सा काम है जो एथिकल है लेकिन मोरल नहीं है? स्वतंत्रता एवं समता जैसे जो मूल्य हैं वो एथिकल तो है लेकिन मोरल नहीं है। जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप युवाओं के लिए नैतिक है लेकिन पुरानी पीढ़ी के लिए स्वीकार्य नहीं है, अतः। और इस तरीके का एक उदाहरण हो सकता है समलैंगिकता। तीसरी चीज है, वो है मोरल तो है लेकिन एथिकल नहीं है, नॉट एथिकल। एथिकल तो ये एथिकल तो है लेकिन मोरल नहीं है, वो कैसा हो गया? लिव इन रिलेशनशिप हो गया। लिव इन रिलेशनशिप और मोरल है लेकिन एथिकल नहीं है, वो क्या हो गया? हमारा युद्ध हो गया। अब हम बात करते हैं नैतिकता और कानून क्या है। नैतिकता क्या कहती है और कानून क्या कहता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और हमारी नैतिकता से क्या पता चलता है और कानून से क्या पता चलता है। नैतिकता और एक तरफ है कानून। नैतिकता जो है, नैतिकता का तात्पर्य है मानव व्यवहार हेतु निर्धारित मानदंड से है नैतिकता। जबकि कानून है, कानून का अभिप्राय क्या है? नियमों की एक ऐसी प्रणाली से है जिसके द्वारा व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। नैतिकता में क्या है? नैतिकता के माध्यम से लोगों की जीवनचर्या एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जबकि कानून है, कानून के अंतर्गत नियमों और जो विनियम हैं उनको शामिल किया जाता है। नैतिकता के अंतर्गत कार्यस्थल नैतिकता, पर्यावरण नैतिकता, इन सभी के संबंध में व्यक्तिगत और व्यवसायिक क्रियाकलापों के लिए मानदंडों का निर्धारित किया जाता है। जबकि कानून है, कानून सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं जिनका प्रभाव जो है वो स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हो सकता है। नैतिकता जो है वो लिखित रूप में नहीं हो सकता, जबकि कानून है, कानून संविधान में लिखित रूप में होते हैं। नैतिकता जो है ये आंतरिक होती है, जबकि कानून है ये बाहरी संचालित होते हैं। नैतिकता है, इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान नहीं होता है नैतिकता के उल्लंघन पर, जबकि कानून है इसके उल्लंघन पर उचित दंड का प्रावधान है। नैतिकता जो है, नैतिक मानदंड कानून के अंतर्गत स्वीकार्य हो सकते हैं, जबकि कानून है ये, कानून में यह आवश्यक नहीं है कि कानूनी रूप से वो मान्य ही हो। नैतिकता का पालन करना लोगों के लिए बाध्य नहीं है कि आपको नैतिकता का पालन करना ही करना है, जबकि कानून है, कानून का पालन करना बाध्य है। नैतिकता जो है यह आचरण संहिता व्यक्ति को सही और गलत निर्णय लेने में सहायता होती है, जबकि कानून है, कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, शांति स्थापित करना है। अब हम देखते हैं नैतिकता का दृष्टिकोण क्या है। नैतिकता की अप्रोच हो गया, या नैतिकता का दृष्टिकोण क्या है। नैतिकता का दृष्टिकोण में हम देखें कि हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के नैतिक एवं एथिकल द्वंद्व का सामना करते हैं। एथिकल मुद्दों को हमें किस प्रकार से हल करना चाहिए, क्या प्रश्न पूछा जाना चाहिए, किन कारकों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए
एथिकल द्वंद्व को हल करने के क्रम में सबसे पहले हमें उसमें शामिल नैतिक मुद्दों से संबंधित तथ्य का विश्लेषण करना चाहिए, लेकिन केवल तथ्य प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तथ्य से केवल यह पता चलता है कि स्थिति क्या है, तथ्य से यह पता नहीं चलता है कि स्थिति क्या होनी चाहिए। तो स्थिति क्या होनी चाहिए इसका हमें पता करना है, और इसलिए एथिकल मुद्दों के समाधान हेतु विभिन्न मूल्यों को अपनाने की आवश्यकता होती है। और नैतिक मुद्दों के समाधान हेतु दार्शनिकों ने 5 अलग-अलग दृष्टिकोण विकसित किए हैं। कौन कौन से हैं 5 अलग-अलग दृष्टिकोण? एक तो है उपयोगितावादी दृष्टिकोण। कैसा दृष्टिकोण है? उपयोगितावादी दृष्टिकोण। दूसरा होता है सही दृष्टिकोण। तीसरा होता है न्याय दृष्टिकोण। चौथा होता है सार्वजनिक स्थिति संबंधित दृष्टिकोण, सार्वजनिक हित से संबंधित दृष्टिकोण। और एक होता है 5वां सद्गुण दृष्टिकोण। अब ये 5 दृष्टिकोण के बारे में हम एक एक करके बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।